बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बीएस ज़ूलॉजी के 8वें सेमेस्टर का एक मेजर सब्जेक्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसको देखने जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी होती है। बायोमॉलिक्यूल्स यानी वो वाले मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं, जैसा कि लार्जर मॉलिक्यूलर वेट वाले या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, तो इनको क्या नाम दिया जाता है? बायोमॉलिक्यूल्स का। अब इनको स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो है वो एक अलग से एक एक फील्ड बनाते हैं जिसको क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम थोड़ा थोड़ा करके डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। यानी बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन और केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करने वाली बायोलॉजी की शाख को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम दिया जाता है। और इन बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स वगैरह शामिल हैं। अब हमारी आउटलाइन के अंदर जो पहला बायोमॉलिक्यूल में दिया गया है वो है न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, बायोलॉजी के अंदर आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी चीज़ पढ़ते हैं, उस चीज़ को जो नाम दिया जाता है वो दो वजूहात पर दिया जाता है। एक तो उस चीज़ के स्टडी करने वाले साइंसदान के नाम की निस्बत से, या फिर उस चीज़ की केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से उस चीज़ को वो नाम दे दिया जाता है। अब जैसा कि मिसाल के तौर पर न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड को ये नाम कब, क्यों और किसने दिया, इसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। तो जब हम तारीख देखते हैं, सबसे पहले नाम आता है 1869 के अंदर फ्रेडरिक मीजर का। ये एक ऐसा साइंसदान था जो कि जर्मनी का एक क्या था, बायोकेमिस्ट था। ये क्या कर रहा था? ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस को स्टडी कर रहा था। तो न्यूक्लियस को स्टडी करते करते इसने ऑब्जर्व किया कि ह्यूमन सेल्स के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर एक वाइट मटेरियल मौजूद है। सिमिलरली जब इसने फिश के स्पर्म सेल्स को देखा तो उसके न्यूक्लियस के अंदर भी एक वाइट सब्सटेंस मौजूद थी। अब ये हैरान था कि ये वाइट सब्सटेंस क्या है, इसके मुतालिक इससे पहले किसी ने कोई मालूमात नहीं दी थी। तो इसने देखा कि मैं इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले कोई ना कोई इसे नाम दूं। तो इसने क्या किया, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद चीज थी, तो इसलिए इसने न्यूक्लियस की या न्यूक्लियर की निस्बत की वजह से इस चीज को न्यूक्लियन का नाम दे दिया। अब न्यूक्लियन का नाम देने के बाद इसने क्या किया कि उसकी नेचर को चेक किया कि आया कि वो एसिड है, बेसिक है, किस तरह की है। तो इसको पता लगा कि उसकी एसिडिक नेचर है। तो क्योंकि वो न्यूक्लियस से डिस्कवर हुई और एसिडिक इन नेचर थी, इस वजह से उसने उस न्यूक्लियन को दोबारा नेम चेंज करके न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया। यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एसिडिक सब्सटेंसेस हैं, ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड। अब सवाल पैदा होता है कि उसको कैसे पता लगा था कि ये एसिडिक इन नेचर है? जब उसने इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू किया, इसकी केमिकल कंपोजिशन के मुतालिक मालूमात लेना शुरू की, तो इसको पता लगा कि इसके अंदर फास्फेट ग्रुप मौजूद है। जो फास्फेट ग्रुप है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत मौजूद है, वो एसिडिक इन नेचर है। इस वजह से उस फास्फेट ग्रुप की एसिडिक नेचर की वजह से इसने न्यूक्लिक एसिड को भी क्या कहा कि इसकी नेचर क्या है? एसिडिक होती है। तो इस तरह से न्यूक्लिक एसिड का नाम मारेज़े वजूद में आया। अब इसने तो इसको थोड़ा सा स्टडी कर लिया था। अब इसका जो वर्क था वो आगे जाके साइंसदानों ने उसको मज़ीद स्टडी किया। तो 1920 के अंदर पीए लिवेनी एक साइंसदान था जिसने पहली मर्तबा न्यूक्लिक एसिड की केमिकल कंपोजिशन के मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम की। यानी कि इसने बताया कि इसके अंदर अगर फास्फेट ग्रुप है तो वो कितनी % है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसके अंदर नाइट्रोजिनस बेस किस तरह की है, इसके अंदर जो है वो पेंटोज शुगर किस तरह की है। तो इसकी जितनी भी केमिकल कंपोजिशन है उसके मुतालिक इसने मालूमात फराहम की। वक्त गुजरता गया, आने वाले साइंसदान इसके ऊपर तजर्बात कर रहे थे। फिर 1955 के अंदर आर्थन कॉरनबर्ग एक साइंसदान था जिसने पहली दफ़ा लेबॉर्ट्री के अंदर आर्टिफिशियली RNA बनाया। इस बर्ग ने क्या किया कि 1955 के अंदर अपनी टीम के साथ मिलकर लेबॉर्ट्री के अंदर आर्टिफिशियली मसनूई तरीके से लेबॉर्ट्री के अंदर RNA को प्रिपेयर किया ताकि उसकी स्ट्रक्चर, उसकी साख्त को, उसके फंक्शंस को वो लेबॉर्ट्री के अंदर आसानी से समझ सके।
उसके बाद 1965 के अंदर कुछ साइंसदानों ने इसके ऊपर मजीद वर्क करके आरएनए की डिफरेंट टाइप्स, जिस तरह राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, तो ट्रांसफर आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को बताया। यानी ट्रांसफर आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस सीक्वेंस के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो ये 1965 के अंदर साइंसदानों के ग्रुप्स ने क्या किया, इसके मुतल्लिक मालूमात फराहम की। उसके बाद आता है 1967 के अंदर हमें बायोलॉजिकली एक्टिव डीएनए लेबोरेटरी के अंदर साइंसदानों ने जो है उसको ऑब्जर्व करके स्टडी करना शुरू किया। तो ये है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। 1869 के अंदर फ्रेडरिक मिजर ने क्या किया, पहली मरतबा इसको डिस्कवर किया। फिर इसकी केमिकल कंपोजिशन 1920 के अंदर बतलाई गई। इसके अंदर लेबोरेटरी के अंदर पहली मरतबा आरएनए को जो है वो प्रिपेयर किया था आर्थर कॉरनबर्ग ने, और ये 1955 के अंदर। फिर 1965 के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के मुतालिक साइंसदानों ने जो है वर्क किया, और उसके बाद 1967 के अंदर बायोलॉजिकली एक्टिव डीएनए को लेबोरेटरी के अंदर क्या किया गया, स्टडी किया गया। अब ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन और इसके अंदर मौजूद इसकी केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन करने के लिए दो लफ्जों के अंदर जो है वो सारा कुछ बता दिया गया है। समंदर को कूजे के अंदर बंद कर दिया गया है। वो कहता है कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दो लफ्ज है, पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स को न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया जाता है। अब ये हैं तो दो लफ्ज, लेकिन अगर हम इसको एलाबोरेट करने के लिए स्प्लिट करके देखें कि इसका मतलब क्या है, तो देखें पॉलीमर को पहले हम देख लेते हैं। पॉली मीन मैनी, मर्ज मीन यूनिट, यानी बहुत सारे यूनिट्स को क्या नाम दिया जाता है, पॉलीमर। और आगे आता है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये एक केमिकल समझ लें आप, एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर तीन चीजें मौजूद हैं, एक पेंटोज शुगर, दूसरी नाइट्रोजन बेस और तीसरा फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप। अब एक ऐसा केमिकल जिसके अंदर नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड, ये तीन चीजें एक साथ मौजूद हों, उसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब वो कहता है कि ये पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड के मिलने से जो न्यूक्लियोटाइड बन रहा है उसके पॉलीमर्स, यानी एक नहीं बहुत सारे अगर न्यूक्लियोटाइड्स एक सीक्वेंस के साथ जुड़ जाएं तो उसको नाम दिया जाता है न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। अब ये पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड क्या होते हैं, इनको हम थोड़ी सी देर के बाद जो है वो डिटेल के साथ देखते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड की खास बात ये है कि ये ऑल लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। उसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये कंट्रोल करता है ऑल सेल एक्टिविटीज को। सेल के अंदर होने वाली तमाम तर सरगर्मियां, उन तमाम का महवर जो कंट्रोल करने वाला है वो दरअसल क्या है, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि ये एक्ट करता है एज अ हेरिडिटरी मटीरियल, यानी ये उसकी जेनेटिक मालूमात को, उसकी विरासती खुसूसियात को भी क्या करता है, उसके तौर पर एक्ट करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है उसके बाद कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये कितनी तरह का होता है, तो साइंसदान कहते हैं कि ये दो तरह का होता है, डीएनए और आरएनए, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनको मजीद हम आगे जाके डिटेल के साथ देखेंगे। फिलहाल हम इसको जनरली देख लेते हैं कि डीएनए जो है वो सेल के किस किस पार्ट के अंदर होता है। तो डीएनए जो है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए मौजूद होता है। तो इसलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल बिकॉज इट हैज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर अपना डीएनए मौजूद होता है। उसके बाद अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों ऑर्गेनेल्स के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। इस तरह डीएनए जो है ये मेजरली वर्क कर रहा होता है स्पेसिफिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आरएनए जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर, जीन एक्सप्रेशन वगैरह के अंदर भी क्या कर रहा होता है, रोल अदा कर रहा होता है।
अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी न्यूक्लिक एसिड की कि न्यूक्लिक एसिड ये रेप्लिकेशन या स्टोरेज करता है। रेप्लिकेशन मीन कॉपीज तैयार करता है, या यानी कि उसकी क्या करता है, डुप्लीकेशन करता है और उसको स्टोर करता है। किस चीज़ को? हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को या हेरिडेटरी को, विरासत को कंट्रोल करने के लिए, यानी या एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर मुंतकिल करने के लिए किसका रोल होता है? न्यूक्लिक एसिड का रोल होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि न्यूक्लिक एसिड किसके अंदर रोल अदा करता है? जीन को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी जीन्स की कैरेक्टर्स को शो करवाने के अंदर भी न्यूक्लिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है कि बहुत से ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी मीन मैनी ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लिक एसिड इज कंबाइंड विद प्रोटीन, यानी न्यूक्लिक एसिड जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो ये आज़ादाना हालत के अंदर मौजूद होता है, लेकिन मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है? ये प्रोटीन के साथ मिला हुआ होता है, लिपटा हुआ होता है। तो इस प्रोटीन को न्यूक्लियोप्रोटीन का नाम भी दिया जाता है। यानी अगर प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड लिपटा हुआ हो कंबाइंड फॉर्म के अंदर, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियोप्रोटीन। अब उसके बाद हमने न्यूक्लियोटाइड के अंदर बात की कि पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड के मिलने से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस न्यूक्लियोटाइड में से फास्फोरिक एसिड को रिमूव कर दिया जाए, यानी कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस बच जाए, तो इन दो चीज़ों के मजमूए से न्यूक्लियोसाइड वजूद में आता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के दरमियान फ़र्क ही यही है कि इसके अंदर फास्फोरिक एसिड होता है, लेकिन इसके अंदर फास्फोरिक एसिड मौजूद नहीं होता। अब हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर न्यूक्लियोसाइड को, यानी पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस को फास्फोरिक एसिड के साथ मिला दें, तो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड हासिल होता है। यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। अब पेंटोज शुगर क्या होती है इसको हम देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन बेस क्या है और फास्फोरिक एसिड क्या है और ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर किस तरह से असेंबल हुई होती है। तो सबसे पहले आती है पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर जो है ये नाम से जहर है, पेंटामीन 5, यानी ये ऐसी शुगर है जिसके अंदर कार्बन एटम की तादाद कितनी होगी? 5 होगी। और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड है। तो ये शुगर है दैट है 5 कार्बन एटम्स। तो ऐसी शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन एटम्स मौजूद है उसको क्या नाम दिया जा रहा है? पेंटोज शुगर का। और ये क्या होती है? मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होती है। अब पेंटोज शुगर कहता है कि 2 तरह की होती है, या तो ये राइबोज हो सकती है या फिर डीऑक्सीराइबोज हो सकती है। आरएनए के अंदर राइबोज शुगर मौजूद होती है और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर मौजूद होती है। अब राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर किस तरह से होती है, तो इस डायग्राम की मदद से मैं एलाबोरेट करने की कोशिश करता हूं। अब हमारे पास ये 5 कार्बन एटम वाली एक शुगर है जिसको हम नाम दे रहे हैं पेंटोज शुगर का। 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन एटम वाली ये क्या है? एक शुगर है। अब इसके अंदर आप देखें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस की सीक्वेंस को, और यहाँ पर देखें तो आपको एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आ रहा है। वो डिफरेंस ये है कि इसके अंदर OH ग्रुप मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कार्बन नंबर 2 के ऊपर आपने देखना है कि यहाँ पर अकेला हाइड्रोजन है, इसका जो ऑक्सीजन है हमने क्या किया? रिमूव किया है। यानी अगर पेंटोज शुगर के अंदर 5 कार्बन एटम वाली शुगर के अंदर कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन रिमूव कर लिया जाए, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेशन, हमने पढ़ा था। तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए तो वो क्या होता है? उसको डीऑक्सीराइबोज शुगर का नाम दिया जाता है। वो वाली शुगर जिसके अंदर कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया जाए। यहां देखें, यहां पे OH है लेकिन यहां पे क्या है? H है। तो ये वाली शुगर जिसके अंदर O प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन वाली है, इसको राइबोज शुगर कहते हैं। और जिसके अंदर ऑक्सीजन को डी कर लिया जाए, रिमूव कर लिया जाए, तो उसको डीऑक्सीराइबोज का नाम दिया जाता है। तो ये 2 तरह की शुगर मौजूद होती है। और आरएनए के अंदर कौन सी होती है? राइबोज शुगर, इसलिए इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा गया है। और डीएनए के अंदर क्या कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर हम नाइट्रोजनस बेस, फास्फोरिक एसिड और मजीद इसकी जो है न्यूक्लिक एसिड की बाइंडिंग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी साबित होगा। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, उनका भी ख्याल रखा करें, जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह हाफिज़।